हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पंचायतों की वित्तीय स्रोत व कार्य योजना से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें 297 क्वेश्चन दिए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य क्या है, इसमें देखकर बताइए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य क्या है, इसमें देखकर बताइए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। किसको भरना? क्रिटिकल गैप को भरना। इसका आंसर डी सही है, क्रिटिकल गैप को भरना। स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना किसका उद्देश्य है? पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का। इसमें देखिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के उद्देश्य में स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना, पंचायती राज एवं नगर निकायों में, पंचायती राज एवं नगर निकायों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, स्थानीय निकायों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। कैसी सहायता? व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसका आंसर बी सही है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्त पोषण पूर्णतः पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पूर्णतः पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक ग्रांट निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? इसमें देखकर बताइए, बेसिक ग्रांट निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? किसकी बात की जा रही? बेसिक ग्रांट। देखिए इसमें जलापूर्ति, स्वच्छता, मल और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मल और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार बेसिक ग्रांट जलापूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट सहित स्वच्छता, मल और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मल और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन, सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइटिंग एवं दाह संस्कार जैसी मूल सेवाओं के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए बेसिक ग्रांट जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किस अनुपात में जारी किया जाता है? इसमें देखिए बताइए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए बेसिक ग्रांट जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किस अनुपात में जारी किया जाता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 90-10 के अनुपात में। किस अनुपात में? 90-10 के अनुपात में। 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए बेसिक ग्रांट जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर 90-10 के अनुपात में जारी किया जाता है। 90-10 के अनुपात में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने 2025-26 के लिए, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की? किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की? इसमें देखकर बताइए। 15वें वित्त आयोग ने 2025-26 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की? इसमें देखिए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 65-35 के अनुपात में। किस अनुपात में? 65-35 के अनुपात में। याद रखिए फ्रेंड्स, 65-35 के अनुपात में। इसमें देखिए, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2020-21 में किस अनुपात में जारी किया? 67.5, 32.5, 67.5, 32.5 अनुदान की अनुशंसा की थी। परंतु तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु इस अनुपात को 2025-26 के लिए 65-35 किए जाने की अनुशंसा की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच अनुशासित अनुदान को 2020-21 के 67.5 और 32.5 से बढ़ाकर 65-35 करने का क्या कारण? इसमें देखकर बताइए, 65-35 करने का क्या कारण? अभी आपने देखा था तेजी से बढ़ता शहरीकरण, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकता। दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, दोनों सही हैं। ये फ्रेंड्स अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही देखा था कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण और विकास के लिए प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं के रूप में 65-35 किए जाने की अनुशंसा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 65-35 किए जाने की अनुशंसा की थी। किस वर्ष के लिए? 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए, 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकाय हेतु कितने अनुदान की अनुशंसा की? इसमें देखकर बताइए, स्थानीय निकायों हेतु कितने अनुदान की अनुशंसा की?
किस वित्त आयोग ने? 15वें वित्त आयोग ने। किस अवधि के लिए? 2021 से 26 के लिए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 4,36,36,1 आपको इसी तरह से याद रखना है, 4,36,36,1 यानी कि 4,36,361। कितना? 4,36,361। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, 4,36,36,1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासन निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासन निकायों हेतु राज्यों के लिए अनुशासित अनुदान को जनसंख्या क्षेत्रफल के किस अनुपात में रखा है? इसमें देखकर बताइए जनसंख्या क्षेत्रफल के किस अनुपात में रखा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 90-10 के अनुपात में रखा है। किस अनुपात में? 90-10 के अनुपात में। इसका आंसर ये सही है, 90-10 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी? किस वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए अपने बताइए किस वित्त आयोग ने, आपको इसमें बताना है किस वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग जलापूर्ति स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए 12वें वित्त आयोग ने। किसने अनुशंसा की थी? 12वें वित्त आयोग ने। इसमें देखिए 12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार नए शहर स्थापित किए जाने हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान कितना है? इसमें देखकर बताइए 15वें वित्त आयोग के अनुसार नए शहर स्थापित किए जाने हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान कितना है? इसमें देखकर बताइए प्रदर्शन आधारित अनुदान कितना है, किसके लिए? नए शहर स्थापित करने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 8,000 करोड़। कितना? 8,000 करोड़। इसका आंसर डी सही है, 8,000 करोड़। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 8,000 करोड़। इसमें देखिएगा नए शहर स्थापित किए जाने के लिए 8,000 करोड़। नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान कितना है? 450 करोड़ रुपए। कितना? 450 करोड़ रुपए। नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान 450 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021 से 26 की अवधि के लिए कुल कितनी राशि के अनुदान की अनुशंसा की? इसमें देखिए बताइए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल कितनी राशि की अनुदान की अनुशंसा की? देखिए इसमें 2,36,805 करोड़। कितना? 2,36,805 करोड़। इसका आंसर ए सही है, 2,36,805 करोड़। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय स्वशासन इकाइयों हेतु 2021 से 26 की अवधि हेतु कुल 4,36,361 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। कितने? 4,36,361 करोड़ रुपए की अनुशंसा की, यानी कि 4,36,36,1 याद रखिएगा, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़। कितने? 2,36,805 करोड़। वहीं शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़ रुपए। 1,21,055 करोड़ रुपए। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाली कुल अनुदानों का कितना प्रतिशत भाग अनाबद्ध रहेगा? इसमें देखकर बताइए कुल अनुदानों का कितना प्रतिशत भाग अनाबद्ध रहेगा, किसके लिए? ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का कितना प्रतिशत भाग अनाबद्ध रहेगा? इसमें देखिए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 40%। कितना? 40%। इसका आंसर बी सही है, 40%। याद रखिए फ्रेंड्स 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए गए आबद्ध अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? आबद्ध अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? इसमें देखकर बताइए पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता एवं ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए दोनों सही है। इसका आंसर सी सही है, दोनों सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 60% भाग आबद्ध रहेगा। कितना? 60% भाग आबद्ध रहेगा। फ्रेंड्स आबद्ध कितना रहेगा? 60%। और अनाबद्ध कितना रहेगा? 40%। इसको भी याद रखिएगा। जिसका उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता, ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत से बढ़ाकर 42% कर दिया? इसमें देखकर बताइए राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत से बढ़ाकर 42% कर दिया? किस वित्त आयोग ने? 14वें वित्त आयोग ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 32 से 42%। कितना? 32 से 42। इसका आंसर सी सही है, 32 से 42% कर दिया। इसमें देखिए 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पुल में
राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया। इससे पहले 12वें और 13वें वित्त आयोगों ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्य हिस्सा क्रमशः 12वें वित्त आयोग ने 30.5%, 12वें वित्त आयोग ने 30.5%, 13वें वित्त आयोग ने 32%, कितना 13वें वित्त आयोग ने 32% और 14वें वित्त आयोग ने 42%। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग किस वित्त आयोग द्वारा किया गया? इसमें देखिए और बताइए। कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में, किसके रूप में? मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग किस वित्त आयोग द्वारा किया गया? इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए 11वें वित्त आयोग में और 12वें वित्त आयोग में। इसका आंसर सी सही है, 11वें वित्त आयोग में, 12वें वित्त आयोग में। कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया, ताकि राज्यों को अपने वित्त संसाधन विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष श्रेणी की राज्यों की अवधारणा सबसे पहले जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से किस वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया? आपको इसमें क्या बताना है? विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से किस वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया? इसमें देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5वें वित्त आयोग से। किस वित्त आयोग से? 5वें वित्त आयोग से। इसका आंसर डी सही है, 5वें वित्त आयोग से। अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स, 5वें वित्त आयोग से। इसमें देखिए, विशेष श्रेणी की राज्यों की अवधारणा सबसे पहले सुविधाहीन एवं जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से 5वें वित्त आयोग ने 1969 में शुरू की। कब शुरू की थी? 5वें वित्त आयोग ने 1969 में शुरू की। प्रारंभ में इसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर शामिल थे, किंतु 8 और राज्य इसमें शामिल किए गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इसमें जोड़े गए। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग ने कुल कर का आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को दिया? इसमें देखिए बताइए। 14वें वित्त आयोग ने कुल कर का आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को दिया? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम होगा, उत्तर प्रदेश को दिया। किसको दिया? उत्तर प्रदेश को दिया। 14वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश को कितना हिस्सा मिला? 17.95%। कितना? 17.95%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 17.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने वन और पारिस्थितिकी पर 36 हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की? इसमें देखिए, 15वें वित्त आयोग ने वन और पारिस्थितिकी पर 36 हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की? इसमें देखिए फ्रेंड्स 10%। कितना? 10%। इसका आंसर ए सही है, 10%। इसका आंसर ए सही है, 10%। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? 15वें वित्त आयोग के अनुसार सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? इसमें देखकर बताइए। 15वें वित्त आयोग के अनुसार सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? जनसंख्या की, क्षेत्रफल की, जनसांख्यिकी की, कर और राजकोषीय प्रबंधन की, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कर और राजकोषीय प्रबंधन की। किसकी है? कर और राजकोषीय प्रबंधन की। इसका आंसर डी सही है, कर और राजकोषीय प्रबंधन की। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप इनको याद करिए, क्योंकि ये 15वें वित्त आयोग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? 15वें वित्त आयोग से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स आप याद कर सकें, इन सबको याद करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा था अभी वन और पारिस्थितिकी के लिए आपसे अलग से पूछा गया था, जिसमें आंसर था 10%। कितना आंसर था? 10% था। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपसे ना किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स हो सके तो आप इन सबको याद करिएगा। 1-2 बार दोस्तों इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिए, जनसंख्या के लिए 15%। कितना? जनसंख्या के लिए 15% है। क्षेत्रफल के लिए 15% है। यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल को दोनों को एक साथ याद रखिए, 15%। कितना? 15%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिए 15%। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%। आय का अंतर 45%। इसको भी याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा है, आय का अंतर 45%। कर और राजकोषीय प्रबंधन, इसके लिए कितना है? इसके लिए 2.5% है। कितना? 2.5% है। ये भी क्वेश्चन आपने अभी देखा कि सबसे कम किसके लिए था? कर और राजकोषीय प्रबंधन के लिए। कितना है? 2.5% है। कितना है? 2.5% है। तो फ्रेंड्स आप ही देखिएगा, इसमें कितने क्वेश्चन बने अभी आपने देखे थे। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%, ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा गया। कर और राजकोषीय प्रबंधन के लिए ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम किसके लिए? कर और राजकोषीय प्रबंधन के लिए, जो कि 2.5% है। और जनसांख्यिकी के लिए 12.5%। जनसांख्यिकी के लिए 12.5%। तो दोस्तों आप इनको याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
15वें वित्त आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को किस अवधि के लिए 4,36,36 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाना चाहिए? ये देखिए फ्रेंड्स बताइए, 4,36,361 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए किस अवधि के लिए? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 2021 से 26 के लिए, 2021 से 26 के लिए, ठीक है। 4,36,36 करोड़ रुपए 2021 से 26 के लिए। इसमें देखिए फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को 2021 से 26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए कुल अनुदान दिया जाना चाहिए, कुल अनुदान दिया जाना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपने पीछे क्वेश्चन देखा था कि नए शहरों के लिए कितना अनुदान जारी किया गया, उसमें फ्रेंड्स आंसर क्या था? 8,000 करोड़। उसमें आंसर क्या था? 8,000 करोड़, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नगर पालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़। दोस्तों इनको बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, आपको याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी 15वें वित्त आयोग से हैं और आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और शहरी स्थानीय निकायों के लिए, किसके लिए? शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 1,21,055 करोड़। स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 70,051 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये फ्रेंड्स किस अवधि के लिए दिए जाएंगे? 2021 से 26 के लिए, 2021 से 26 के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये 26 तक रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? 15वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है, मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी संख्या, देखिए इसमें बताइए कितने लाख से कम है, कितने लाख से अधिक है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 10 लाख से कम है। कितनी है? 10 लाख से कम है। इसका आंसर ये सही है, 10 लाख से कम है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य पर खर्चा उनके बजट की कितने प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की है? इसमें देखिए बताइए 2022 तक स्वास्थ्य पर खर्चा उनके बजट से कितने प्रतिशत बढ़ाए जाने की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 8%। कितना? 8%। इसका आंसर सी सही है, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP, हमारी योजना हमारा विकास, किसकी योजना किसका विकास? हमारी योजना हमारा विकास को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। देखिए फ्रेंड्स बताइए कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा 2015-16 में। कब लागू किया गया? तो 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य, अब आपको देखना और बताना है ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना। इसमें देखिए बताइए ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है, ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना। कैसे विकास की ओर ले जाना? सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना। ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत को सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तित्व विकास की दिशा में प्रगतिशील करना, समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना। किसका उद्देश्य? ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य है। ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? इसमें देखिए और बताइए ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? किसकी बात की जा रही? ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? देखिए इसमें समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, क्या इसके लिए बनाई गई? आगे देखिए, विकास कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी। कैसे कार्यों में? विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी। ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास। इसमें देखिए और बताइए कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें सभी सही हैं, इसमें सभी सही हैं। इसका आंसर डी सही है। इन सभी के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई गई। इसमें देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रयोजन ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास। कैसा विकास? सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। कैसा बनाना? समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी। सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा। वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण को प्राथमिकता। नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना। कैसी बनाना? नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना। ग्राम पंचायत विकास योजना में ये सभी प्रावधान किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? इसमें देखिए और बताइए ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण हैं।
इन सभी चरणों को अभी दोस्तों आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की कुल 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? कुल 5 चरण हैं। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्ष 2015 से 2016 में लागू किया गया। इसको भी याद रखिएगा। GPDP हमारी योजना हमारी विकास की प्रक्रिया को प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कब से लागू किया गया? 2015-16 से। कब से लागू किया गया? 2015-16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? इसमें देखिए और बताइए किस चरण में। आपको बताना है ग्राम पंचायत विकास योजना के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। इसमें देखिए बताइए किस चरण में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चौथे चरण में। किस चरण में? चौथे चरण में। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। पहले चरण में क्या है? पहले चरण में वातावरण निर्माण। किसका निर्माण? वातावरण का निर्माण। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण। तीसरे चरण में आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। तीसरे चरण में आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा तीसरे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख है? किस चरण में? देखिए इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5वें चरण में। किस चरण में? 5वें चरण में। इसका आंसर बी सही है, 5वें चरण में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के 5वें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख मिलता है। जबकि पहले चरण में वातावरण निर्माण। किसका निर्माण? वातावरण का निर्माण। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण। तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ये सभी याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए और बताइए चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायत विकास योजना की। देखिए इसमें पहले चरण में वातावरण निर्माण बिल्कुल सही है। पहले चरण में वातावरण निर्माण। आगे देखिए दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण, ये भी सही है। दूसरे चरण में क्या है? पारिस्थितिकी विश्लेषण। सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण। तीसरे चरण में क्या है? तीसरे चरण में फ्रेंड्स आपको मालूम है समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। तीसरे चरण में क्या है? समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। इसका आंसर सी सही है। तीसरे चरण में बजट का विश्लेषण नहीं फ्रेंड्स, तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। 5वें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये सभी ना आपको याद रखने हैं क्योंकि 5 चरण है। 5 चरण आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए इसमें पहला चरण वातावरण निर्माण। पहला चरण वातावरण निर्माण। दूसरा चरण पारिस्थितिकी विश्लेषण। दूसरा चरण पारिस्थितिकी विश्लेषण। तीसरा चरण समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। तीसरा चरण समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण ड्राफ्ट प्लान विकास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 5वें चरण में देखिए 5वें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। 5वां चरण तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपको ना इन चरणों में से क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें देखिए बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए 25 दिसंबर 2000 को की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। इसका आंसर डी सही है, 25 दिसंबर 2000 को। इसमें देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। कब की गई? 25 दिसंबर 2000 को। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को तथा पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को मौसमी सड़क से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैदानी क्षेत्र में कितनी आबादी होनी चाहिए? 500 से अधिक। वही फ्रेंड्स पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान है 60% केंद्र का, 40% राज्य का। 60% केंद्र का तथा 40% राज्य का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। यानी फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में।
जिसे 2015-16 में बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में, यानी कि 60-40 के अनुपात में कब से फ्रेंड्स, 2015-16 के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2015-16 में बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई, इसमें देखकर बताइए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है वर्ष 1985-86 से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985-86 से। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1985-86 में कब हुई थी, इसकी शुरुआत वर्ष 1985-86 में। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच, 75-25 के अनुपात में, किस अनुपात में, 75-25 के अनुपात में, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% अनुपात में किया जाता है। पर 1 अप्रैल 2013 से, कब से, 1 अप्रैल 2013 से ये अनुपात 50-50 के अनुपात में हो गया। इस योजना का पुनर्गठन वर्ष 1999-2000 में किया गया। इस योजना का पुनर्गठन कब हुआ, वर्ष 1999-2000 में। किस योजना का, इंदिरा आवास योजना का। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985-86 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई, कब की गई, इसकी शुरुआत देखिए इसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 2016 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2016 में, 20 नवंबर 2016 को। कब से, 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब पारित किया गया, इसमें देखकर बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सितंबर 2005 में। इसका आंसर सी सही है, 2005 में। इसमें देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सितंबर 2005 में पारित किया गया। फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से की गई। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष से नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया, इसमें देखकर बताइए किस वर्ष से। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2009 से। कब से किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। कब से, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 फरवरी को सरकार द्वारा रोजगार दिवस घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी। इस समय ये योजना भारत के सभी 619 जिलों में लागू है। कितने जिलों में लागू है, 619 जिलों में लागू है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जिसमें 1/3 स्त्रियाँ होंगी, जिसमें 1/3 महिलाएं होंगी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, इसमें देखकर बताइए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई और किसके लिए की गई। देखिए इसमें राशन वितरण हेतु, किसके लिए, राशन वितरण हेतु नहीं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, खेती के लिए ऋण प्रदान करने हेतु, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही है, कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए। इसका आंसर सी सही है, कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए। इसमें देखिए कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की। इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समायोजन द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी, कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकने के प्रयास किए गए। इसके अलावा किशोरावस्था में लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई, इसमें देखिए बताइए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2014 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2014 में। किसकी शुरुआत हुई थी, वर्ष 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। इसमें देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुँचाना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कितने आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुँचाना, 15 से 35, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 15 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई, किसकी बात की जा रही, कुटीर ज्योति कार्यक्रम की। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1988-89 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1988-89 में।
इसका आंसर 20 सही है, वर्ष 1988-89 में। इसमें देखिए, इस कार्यक्रम को वर्ष 1988-89 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुधार लाना। क्या लाना? ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। कितनी? 400 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। किसके तहत? कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत। इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1988-89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसमें देखकर बताइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 15 अगस्त 2003 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2003 को। किसकी शुरुआत हुई थी? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की वर्ष 2003 में, 15 अगस्त 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को की गई। कब की गई? 15 अगस्त 2003 को। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है। इसका उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना? निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सी योजना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतः कार्य कर रही सामुदायिक स्वामित्व के विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ग्रामीण प्रणाली को विकसित करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं में देखिए फ्रेंड्स, आशा जननी सुरक्षा योजना, आयुष जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें देखिए और बताइए, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो फ्रेंड्स याद कीजिए, दिसंबर 2001 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2001 में। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में। कब हुई थी? दिसंबर 2001 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंदी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण को उन्नयन बनाना। कैसा बनाना? उन्नयन बनाना, तथा इस योजना के एक घटक के निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट